चूंकि विषय उत्तर प्रदेश की तरक्की का है और ये पूरा संवाद उसी पर केंद्रित है कि हम सभी, अमर उजाला भी, हमारा भारत देश भी, उत्तर प्रदेश भी, सब एक स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं अमृतोत्सव के साथ। तब हम जब स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो आपके कार्यकाल में आपने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य को, सेहत को बेहतर करने के लिए ऐसा क्या किया कि जिससे लगता है कि पहले से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदल गई है? उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे पहले मैं मेडिकल एजुकेशन की तरफ आऊंगा। जब 2017 में हमें काम करने का अवसर मिला, हमारे पास मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे और निजी क्षेत्र में भी कुछ मेडिकल कॉलेज थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चिकित्सकों की तैनाती और उनकी उपलब्धता। पूरे देश के पैमाने पर इस बात की चर्चा है, चिकित्सकों की भारी कमी थी। लेकिन मैं कह सकता हूं 2017 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने। उस दिशा में हमारी सरकार ने गंभीर काम किया। आज 2017 से तुलनात्मक दृष्टि से आज हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं मात्र इन 8 वर्षों में। और कुछ जिले बचे हैं, उन पर भी हम शीघ्र ही प्रदेश की जनता के समक्ष जानने वाले हैं। पीपीपी मोड पर हमने टेंडर कर दिया है, कुछ जिलों का एग्रीमेंट हम करने वाले हैं, शेष का भी कुछ समय बाद हम करेंगे। मैं इसलिए मेडिकल कॉलेज के साथ ही सिर्फ एक इसलिए टोक रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि कल अपने उद्घाटन उद्बोधन में भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इसके पहले की जो सरकारें थी उसमें एक जिला एक माफिया के लिए उत्तर प्रदेश की पहचान थी और हमने उसमें एक जिला और मेडिकल कॉलेज में उस पहचान को बदल दिया। अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे और मैंने ही उनसे पूछा कि भाई इस तरह की बात कही जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेडिकल कॉलेज या तो बने नहीं है, बने हैं तो अधूरे हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। उन्होंने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर मंच से नाम लेकर उदाहरण दिया। अच्छा है कि इसके ठीक बाद ही आप आ गए हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि ये केवल गिनाने के लिए मेडिकल कॉलेज बने हैं और जो बिल्डिंगें थी पुरानी उनकी बनाई हुई वो भी नहीं चल रही। मेडिकल कॉलेज कोई पॉकेट में रखी हुई वस्तु नहीं है। मेडिकल कॉलेज पूरी दुनिया देख रही है। एमबीबीएस की सीटें 3 गुनी हुई हैं और एमबीबीएस की सीटें भी उत्तर प्रदेश सरकार क्रिएट नहीं करती है। नीट का इम्तिहान होता है, पूरे देश के पैमाने पर इम्तिहान होता है। हमने एमबीबीएस की सीटों में लगभग 3 गुना वृद्धि कर ली है। अब हमारी तरफ अच्छा सवाल आप देख रहे होंगे और मैं इसलिए देख रहा हूं कि आपको मैं आंकड़ा बता देता हूं उस पर फिर, और क्योंकि मेरे पास डेस्क से आंकड़ा आया था, मैं गलत नहीं पढ़ दूं इसलिए इसमें आंकड़े पढ़ रहा हूं। इसमें यह है कि आपने जो कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में, लेकिन स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। सिर्फ डॉक्टरों की कमी को लें तो 2022 तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम में 38% चिकित्सक कम रहे। इसके अलावा 46% नर्स कम थी और 28% पैरामेडिक कम थे। ये आंकड़े मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, आप आंकड़े बता दें। जब आप कोई नई कंपनी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी कंपनी वो 5 स्टार रैंकिंग में फर्स्ट डे से हो जाती है क्या? अगर अमर उजाला का प्रकाशन 48 में शुरू हुआ होगा, आज अमर उजाला समाचार जगत में बट वृक्ष है। 48 में क्या स्थिति रही होगी बताइए जरा मुझे। आप बताइए। आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत है और इसमें वक्त लगेगा? हम नहीं, आप प्रदेश की जनता से पूछिए। वैसे 48 में अमर उजाला की क्या स्थिति रही होगी? जब कोई बच्चा कंसीव होता है, 9 महीने में उसको जन्म मिलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, क्या कोई भी शुरुआत भी नहीं करेगा? समाजवादी पार्टी की सोच क्या है कि केवल 17 ही मेडिकल कॉलेज स्टेट में हो, 12 ही मेडिकल कॉलेज स्टेट में हो? एक दिन तो किसी को आगे आना पड़ेगा। और जहां तक संसाधनों की बात है, पहले से लाख गुना बेहतर संसाधन इंटायर स्टेट में। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं तो आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन आपने छेड़ा है तो मैं कह देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा, मैंने तो आपके सामने मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, प्रदेश की जनता को खुद जाकर के मौके पर देखना चाहिए। जौनपुर मेडिकल कॉलेज की चर्चा उन्होंने की, अच्छा हुआ उन्होंने हमें मुद्दा दे दिया। आप इसको छापिएगा जरूर, सब छपेगा और लाइव भी जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी लाइव जा रहा है, सब लोग लाइव देख रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जी समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रिएट किया, टाटा को काम मिला। टाटा कंपनी से जबरदस्ती किसको काम दिलाया तत्कालीन सरकार ने, ये उनसे पूछिए। और वो ठेकेदार बीच में छोड़ करके भाग गया। हमने एसआईटी बनाई और अतिरिक्त कैबिनेट से जाकर के पैसे स्वीकृत करा करके काम पूरा करा रहे हैं।
ये जनता के पैसों को लूटने के लिए प्रोजेक्ट लाते थे, हम प्रदेश की जनता के हित के लिए प्रोजेक्ट लाते थे। आप ये सवाल उनसे पूछिए, और ना हो तो उनको मेल कर दीजिए कि टाटा कंपनी को आपने काम दिया था, टाटा कंपनी से किन यादव जी को काम आपने दिलाया था, यादव जी छोड़ करके काम क्यों भाग गए, आप पूछिए उनसे। तो और काम किसने दिलाया था? मुख्यमंत्री आवास में पंचायत हुई थी, टाटा कंपनी पर दबाव डाल करके काम लिया गया था। आप टाटा कंपनी के उस समय के अधिकारी को इंटरव्यू करिए इसी मंच पर, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ब्रजेश जी से बात करने का यही आनंद है कि आंकड़े इनकी जबान पर होते हैं और इनके दिल में जो होता है वही जबान पर होता है और वो खुलकर सामने आ जाता है। ब्रजेश जी, आपने अपनी तरफ से पूरी बात रखी और यही एक और आपकी अदा है, आपकी स्टाइल है। आपको है ना छापामार स्वास्थ्य मंत्री भी कहा जाता है। आप मेडिकल कॉलेज छापे भी मारते हैं, एकदम औचक निरीक्षण करते हैं। कर दूं, देखो ये हम जो है ना, आप अमर उजाला का यहाँ कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ का एडिशन है, हाँ? यहाँ थोड़ी कील कांटा दुरुस्त हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने अस्पतालों को डाउन द लाइन हम देखें और ऐसे देखें कि ये न लगे कि विजिट घोषित है। जब घोषित विजिट होती है तो प्रशासन लग जाएगा, पुलिस खड़ी हो जाएगी, चूना डालेंगे, दरी बिछाएंगे। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, हम साधारण कार्यकर्ता हैं, प्रदेश की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो अपने मरीजों को किस ढंग से दवा मिल रही मैं खुद जाकर के देखूंगा। और इसमें कोई भी आरोप लगाए मैं स्वीकार करता हूं, मैं जाता हूं और भी अधिक जाऊंगा, एक बार नहीं। अभी मैं 4 दिन पहले अयोध्या गया था जी। रुदौली छोटा सा कस्बा है, रुदौली के पास में एक छोटा सा अस्पताल था। लोग सोच रहे थे इस अस्पताल में नहीं आएंगे, मैं गया, नीचे बहुत अच्छा था, ओपीडी चल रही थी, लेकिन जब मैंने कहा बेड दिखाओ, 30 बेडेड अस्पताल है, तो एक भी बेड नहीं मिला मुझे। 4 बेड बगैर गद्दे के पड़े थे। हमने जांच बिठाई, कड़ी कार्रवाई करूंगा। किसान नहीं, इस पे ताली इसलिए भी बजनी चाहिए। देखिए मैं पूरा कर दूं, जरूर। कोई भी किसान अगर खेत की मेड़ पर सुबह नहीं जाता है तो खेती उसके बस की बात नहीं है। तो मैं अपने अस्पतालों का जिम्मेदार हूं, मैं जाऊंगा, अपने अस्पतालों को देखूंगा, चाहे टर्सरी केयर के अस्पताल हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, हम सब में बराबर जाते हैं। कई बार खबरें आती हैं और सैकड़ों बार नहीं आती हैं। हम सभी अस्पतालों में प्रतिदिन 3-4 अस्पताल में देखता हूं। तो ऐसी छापामारी तो अच्छी होती है और हम चाहेंगे कि इस छापामारी के कारण उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे और एक जो पहचान रही कि बड़े छोटे तो छोड़ दीजिए, गांव कस्बे के तो मरीजों को छोड़ दीजिए, बड़े शहरों के लोगों को भी बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता था। कानपुर से भी हुआ, आगरा से भी हुआ, तो एम्स में जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है। उस स्थिति को बदलने की जरूरत थी। मैं पूरी बात बता दूंगा आपको। मेडिकल एजुकेशन में हमने मेडिकल कॉलेज के साथ में नर्सिंग कॉलेज पैरेलल खोले हैं, पैरामेडिकल के लिए भी कॉलेज खोले हैं। जहां तक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की है, 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर पूरे स्टेट में 25,000 से अधिक हैं। 5,000 हमने अभी स्वीकृत किए हैं। 5,000 की आबादी पर एक छोटा अस्पताल हम बना रहे हैं जहां सीएचओ की नियुक्ति होगी, 14 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें होगी, जच्चा बच्चा के टीकाकरण की सारी सुविधाएं हैं, एएनएम उपलब्ध है डिलीवरी केसेज के लिए। इसके अलावा 58 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है और पूरी सुविधाएं निःशुल्क है। इसके बाद पीएचसी हमारे पास लगभग 3,500 है, उनमें भी प्राथमिक चिकित्सा के सारे संसाधन उपलब्ध है, पूरी दवाइयां उपलब्ध है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 85 है, 75 जिले लेकिन 85 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस लेवल के। महिला अस्पताल किसी जिले में अतिरिक्त है, उस वजह से 85। वहां हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध है, सारी दवाइयां उपलब्ध है। जहां तक विशिष्ट श्रेणी के हमारे 200 से अधिक अस्पताल हैं, वहां सभी चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज आप देखेंगे तो हमारे अस्पतालों में कोई भी सरकार, आप समाजवादी पार्टी को मेल करके पूछिएगा, आपकी सरकार में पुराने डॉक्यूमेंट देख के बताते हैं एक दिन में कितने मरीज आते थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, प्रतिदिन कितने मरीज मेरे अस्पताल में आ रहे हैं, मैं रोज का आंकड़ा मंगवाता हूं। आज हमारे पास 1,79,000 मरीज अस्पताल में आए हैं। आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है। 1,79,000 मरीज हमारे अस्पतालों में आए हैं। 12,000 मरीज एक्सीडेंटल हैं, जो चोट लगने के कारण, रोड एक्सीडेंट, आग लगने की वजह से, छत से गिर गए, पानी में डूबने की वजह से 12,000 मरीज हैं। 8,000 मरीज हमारे पास गंभीर रोगों से ग्रसित आए हैं, किडनी, लीवर, हार्ट अटैक या अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित होकर के आए हैं। 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क आज हमने किए हैं। ये आंकड़ा अगर समाजवादी पार्टी सहित किसी सरकार के पास हो, पूछ लीजिए, आप मुझे बताइए। अच्छा लगता है जब प्रतिदिन हम रोज आंकड़ा मंगाते हैं कि आपके अस्पताल में कितने मरीज आए, कितने को दवा दिया। और डायलिसिस के लिए
पहले बड़े अस्पतालों में डायलिसिस होती थी, बड़े जिलों में। जी। आज 75 के 75 जिलों में 10 बेड डायलिसिस के पूरे प्रदेश में उपलब्ध है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बहनें अल्ट्रासाउंड के लिए चक्कर लगाती थी 3 बार अस्पतालों के। सभी को पता रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। हमने प्राइवेट रेडियोलॉजिस्ट को इंपैनल किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के खाते से पैसा कटेगा। हम बारकोड अपनी बहन के खाते मोबाइल पर भेजते हैं, मोबाइल पर बारकोड स्कैन करते हुए सरकार के खाते से पैसा कटता है। हमारी बहन जो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने गई उसे कोई पैसा दे नहीं होता। यह सुविधाएं उत्तर प्रदेश देने वाला पहला राज्य है। बहुत अच्छी बात है कि सरकारी छुट्टी के दिन सरकार का मंत्री पूरे आंकड़ों के साथ हाजिर है कि आज क्या हो रहा है। अब सरकारी छुट्टी पहले की तरह नहीं रही, सरकार को इस अंदाज में देखकर अच्छा ही लगता है। मैं आपसे वैसे एक और सवाल पूछूं, आंकड़े उसके भी है मेरे पास मेरे मोबाइल में। वो जो आंकड़े मैं पढ़ रहा था वो 2022 के, मैं उम्मीद करता हूं 25 में तस्वीर बदल गई होगी, लेकिन एक और आंकड़ा मेरे पास आया है हमारी डेस्क से, ये बताता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो आवंटित राशि वो भी पूरी खर्च नहीं हो पा रही, वो राशि लोगों को पता नहीं है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं ताकि सच सामने आए। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या अन्य इस प्रकार की जो चर्चा चलाते हैं, हम 60-40 के आधार पर काम करते हैं। 60% भारत सरकार देती है, 40% हम देते हैं। जो भी प्रोजेक्ट भारत सरकार हमें पैसा भेजती है उसके लिए 40% धनराशि हम आरक्षित हमेशा ऑलरेडी बजट में रखते हैं और ये सभी केंद्रीय योजनाओं में होता है। ये वो पैसा है, जैसे केंद्र सरकार से पैसा आता है हम अपना हिस्सा डाल करके काम शुरू कर देते हैं। आज आयुष्मान आरोग्य योजना में 9,000 करोड़ रुपए का पेमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मरीजों को किया है जिनको 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी दी है। वो पैसे 40% पैसे वही है जो हम सुरक्षित अपनी निधि में रखते हैं, वो पैसे है वो। ये स्वास्थ्य नीति कहती है कि 2.5% जो है जीडीपी का होना चाहिए, अपने यहाँ 1.1% खर्च हो पा रहा है। मतलब जो नॉर्म बने हुए हैं, जो हमारे पास पैसे से अधिक महत्व इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मान लीजिए आपने पैसे रखे हुए हैं, आपके पास दाल चावल है लेकिन प्रेशर कुकर या बटुइया बनाने के लिए नहीं है, तो क्या करोगे? तो पहले तो हम डॉक्टर बनाएंगे, फिर बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद पैसे खर्च करेंगे। जिस गति से स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, तुलनात्मक अध्ययन आप 17 से पहले की और आज की करें, आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन हेल्थ सेक्टर में किया। अब अच्छी बात है। मैं तो जो रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं ब्रजेश जी वही सामने, कैग की एक और रिपोर्ट है जो ये कहती है कि दवाइयों की, जरूरी दवाइयों की सप्लाई में दिक्कत है और कमी है दवाइयों की। हमारे पास कोई दवाई की कमी नहीं है। आज आप बैठे हैं, हमने एक ऐप डेवलप किया, ऑनलाइन है। जो डॉक्टर दवाई स्टोर से उठाएगा, हम मानते हैं वही मरीज देख रहा है। तो हमारे स्टोर को हमने ऑनलाइन किया हुआ है। हमने जो हमारे औषधि कक्ष हैं, पहले लखनऊ से सप्लाई होती थी, हर जिले में हमने औषध कक्ष बनाए हैं, स्टोर रूम, गोदाम बनाए हैं हर जिले में, और वहां से हम सप्लाई करते हैं, उसको ऑनलाइन जोड़ा है। जो चिकित्सक दवाई ले जा रहा है रेगुलर, हम मानते हैं यही मरीजों को देख रहा है, बाकियों को हम नोटिस देते हैं। ऐसी संख्या। तो आप कह रहे हैं कैग की रिपोर्ट सही नहीं है? नहीं, मेरा मानना, मेरे पास जो आंकड़े हैं, हमारे पास दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपके हिसाब से नहीं है, कैग की रिपोर्ट में क्या दिक्कत है वो आगे समझेंगे। कैग की रिपोर्ट कितनी पुरानी है मुझे जानकारी नहीं। ये हाल, मतलब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन उसमें यही कहा मेरे पास 2 साल पुरानी रिपोर्ट है। हमको 22 से काम करने का अवसर मिला है। हमारे पास किसी भी अस्पताल में कोई दवाई की कमी नहीं है। चलिए ठीक है। एक और बड़ी समस्या जो सामने आ रही है और आपने खुद भी उसकी जांच भी करवाई होगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें भी घोटाला हो रहा है। जैसे नसबंदी की योजना में कागज पर ही नसबंदी पे नसबंदी हो रही है, और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जब बड़े परिवार में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, आप देखते होंगे प्रतिदिन हम कार्रवाई करते हैं। हम अखबार को भी संज्ञान लेते हैं, लोकल रिपोर्ट्स को भी संज्ञान लेते हैं। मैं खुद विजिट कर रहा हूं, उनका भी संज्ञान लेता हूं। जो भी घटनाएं कदाचार की पाई जाती हैं, हमने कड़ी कार्रवाई की है। पहली बार हमने ऐसे 7,000 चिकित्सकों को चिन्हित किया जो ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। समाजवादी पार्टी बताए कि कितने चिकित्सकों को चिन्हित करके बर्खास्त किया था। हमने 1700 को बर्खास्त किया, वो शेष को नोटिस दिया है। जो काम नहीं करेगा, कदाचार करेगा, उसको हम प्रणाम करेंगे। भाई अपना काम करो, हमें अपना करने दो। नए चिकित्सकों को भर्ती करेंगे जो काम करना चाहते हैं। चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हुई और आगे भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 सवाल रखूं, लेकिन मूल मामला तो राजनीति का है। अब राजनीति में है तभी चुनकर आए हैं, जनता के बीच रहते हैं, हर किसी का फोन उठाते हैं, हर किसी से बात करते हैं, मेला लगा रहता है, तांता लगा रहता है, चुनाव जीतते हैं तभी मंत्री बनते हैं। आप बताइए 27 की क्या तैयारी है? 27 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी ने, अभी मंच पे अखिलेश जी थे, वो तो कह रहे थे हम जीत रहे हैं। बता दो, वो अगर पीडीए है, पीडीए चलेगा। काम सुनिएगा, पीडीए जानते क्या है? पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप सूची उठाइए,
आप इनकी परिवार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, परिवार में कौन कौन है। परिवार में चाचा हैं, ताऊ हैं, भतीजे हैं, पत्नी है, उसके बाद परिवार थोड़ा एक्सटेंड होता है तो बुआ के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, पड़ोसी है, खानदानी है। आप पूरी परिवार का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाइए और उसको उठा करके उस आंकड़े को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों में डाल दीजिए, केवल कट पेस्ट करिए, आपको कुछ उसमें एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी नाम को, सारे नाम परिवार के उठाएंगे, परिवार पार्टी में डालेंगे, सब सेट हो जाएंगे कि नहीं? आप बताइए जरा। तो आपने पीडीए का नया नामकरण कर दिया। आप बताइए। नहीं, हमने ये परिवारवाद का सवाल पूछा था, हमने तो सीधे उन्हीं से पूछा था। हाँ। हमने देखिए अमर उजाला का मंच है तो सीधे ही सवाल तो पूछा, बताइए। तो उनसे पूछा गया था और उन्होंने जो जवाब दिया वो अवेलेबल है आप वीडियो। बताइए। हम अभी तो आपसे सवाल करें ना। मेरा ये मानना है, और प्रदेश की जनता बहुत बारीकी से देखती है जी। देखिए, प्रदेश की जनता को लोग समझते हैं कि वो आंखों पे पर्दा डाल करके बैठी है। प्रदेश जनता ये भी देखती है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, कैसे मेरे आचरण है, और विपक्ष का भी आचरण वो अच्छी तरह प्रदेश जनता देखती है। चुनाव में आकर के इसी आधार पर मतदान होता। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं कह सकता हूं कि इंटायर कंट्री में सर्वाधिक जागरूक जनता है और जनता समय आने पर निर्णय लेती है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, आपको भी याद होगा। वो भी मेरा सवाल था, चलिए जोड़ ही देता हूं। मैं बता देता कि आपका इतना नुकसान क्यों हुआ लोकसभा में? 37 सीटें आ गई उनकी। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं आ गया। फटाफट फटाफट खटाखट रुपया खाते में आएगा, कौन बोला था? कौन बोला? राहुल गांधी बोले थे, और ये भी मंच पे थे। हाँ, 8,000 रुपया महीना महिलाओं के खाते में, फटाफट सटासट खटाखट। अरे भाई, बड़े भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। जब पार्टी कार्यालय घेरा गया, फार्म भरवा लिए महिलाओं से, फार्म भरवाए कि 8,000 रुपया महीना आएगा, अपना नाम पता फोन नंबर डाल के दो, तो लोगों ने डाल दिया। अब पैसा मिला नहीं तो पार्टी कार्यालय घेरा गया, तो कह रहे वो तो चुनाव की बात थी। ये लोग वोट को ठगे हैं और जनता के बीच में जाने लायक कोई 10 मुद्दे बता दें कि हमारी सरकार स्टेट में 4 बार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार, कोई 10 काम वो बता दे जो जनहित में इन्होंने किए हो, जिसमें पार्टी और व्यक्तिगत कोई लाभ न लिया हो। खैर काम तो वो कहीं गिना रहे थे मंच से, उसमें मेरी बात सुनिए। अब वो कहेंगे कि हमने ये बिल्डिंग बना दी। स्टेट का विकास बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। स्टेट का विकास होता है कि आपके अंदर जिजीविका है उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मुख्य धारा में लाने की नहीं। उत्तर प्रदेश को बदनाम राज्य बनाकर के इन्होंने रखा था, बीमारू राज्य बनाकर रखा था। उत्तर प्रदेश का बच्चा यदि दिल्ली बंबई में जाकर के काम के लिए किसी के दरवाजे जाता था तो काम नहीं लोग देते थे, कहते थे अरे बैड एलिमेंट्स है। मैं बताता हूं, मुखर्जी नगर में हमारे यहाँ के यूपी के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कमरा किराए पर नहीं मिलता था कि यूपी के लोग हैं लड़ाई झगड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव गुंडई, बदमाशी, लुच्चई, लफंगई का अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया था। हमारी सरकार ने इंटायर कंट्री में उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट के रूप में, एक संभावनाओं वाले स्टेट के रूप में और एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित किया है जो पूरा गुलदस्ता की तरह, उपवन की तरह खिल रहा है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। 6 बनकर के तैयार चल रहे हैं, 11 पाइपलाइन में है। ये बिजली जो जल रही देख रहे हैं ना आप, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के गांव के भी लोग बैठे हैं सामने। पूछिए, जब जीजा फूफा आते थे पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की? पूछिए जरा। हाँ, पूछिए जरा। रात रात भर नहीं होती थी? नहीं नहीं, एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। अब पूछिए जरा ना। 2 ताली से पता लग जाएगा भाई, ताली बजाएंगे तो पता लग जाएगा। और सुनिए जी, आगरा जहां से आपका अखबार शुरू हुआ जी, आगरा में जनरेटर बनाने वाले सर्वाधिक हैं। आपको पता है कि नहीं पता है बात? जो लोकल जनरेटर होते सर्वाधिक आगरा में बनते हैं। बिजली नहीं, उन लोगों ने काम को डाइवर्ट कर लिया है कि अब जनरेटर बिक नहीं रहा है, नहीं बिक रहा, और इन्वर्टर बनाने वाले भी डाइवर्ट हो गए। अब बिजली अब जाती नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस दिन 20,000 मेगावाट बत्ती खर्च होती थी तो अखबार में निकलता था, हमने रिकॉर्ड कायम किया 20,000 मेगावाट बिजली सप्लाई करके। आज उत्तर प्रदेश में 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली हम खर्च कर रहे हैं और बिजली की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ब्रजेश जी, आपकी भी व्यस्तता है, अगले सत्र के भी हमारे साथ वक्ता हैं, पर 2 सवालों के साथ मैं चाहूंगा कि यह सत्र पूरा हो। पहला सवाल यह कि बहुत संवेदनशील मसला, और उस पर मैंने अखिलेश जी से भी पूछा था। आगरा की चूंकि आपने बात की, आगरा से ही समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजीलाल सुमन, वो कहते हैं कि राणा सांगा जो थे वो तो गद्दार थे और वो अपने बयान से पलटे हुए थे, और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विवाद, और इससे जुड़ा वक्फ कानून। मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, हम काम करने वाले लोग हैं। प्रदेश की जनता को पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य से मतलब है। ये सब काम उनके पास है जो लोग चर्चा में नहीं है, काम नहीं है।
हम लोगों का नजर पूरी तरह काम पर है, इन चर्चाओं पर कोई दम नहीं है। ये लोग जो चर्चा करते हैं उनको समाज ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर हो। हमारी बहू बेटी रात को 12 बजे भी आज हजरतगंज में कॉफी पीने आ सकती है। समाजवादी पार्टी शासनकाल में संभव था क्या? जरा उनसे पूछिए एक सवाल। अगले मौके पर पूछा जाएगा। नहीं, कभी पूछिएगा, फोन करके पूछिएगा कि भैया क्या हुआ था, बिटिया 12 बजे गई रहा, क्या हुआ था? अम्मा का दिल धक धक करता है। और चर्चा उधर हाथरस की आई। हाथरस कांड हो या उत्तर प्रदेश का कोई कांड हो, माफिया डांस से लेकर सामान्य जनता तक ने अगर अपराध किया है तो उसे कानून के तहत कड़ी सजा दी है, किसी को बख्शा नहीं है। बहुत बढ़िया ब्रजेश जी। एक सवाल ये है कि क्या 2027 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की धूम धड़ाके के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ सरकार चल रही है। और कोई भी सवाल नहीं, आपके नाम के आगे भी उप ही लगा रहेगा। कोई भी सवाल फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। नहीं, अब चूंकि चुनाव की तैयारी कोई है तो भी सवाल फ्यूचर टेंस में नहीं। वैसे आपकी मुस्कुराहट ने भी कुछ जवाब तो दे ही दिए हैं, और कुछ जवाबों को हम 27 तक टाल दें तो बेहतर होगा। संवाद के मंच सजते रहेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बने, पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर बने, और यहां का युवा उत्तर प्रदेश में काम करे, उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की अनुमति न हो, और उत्तर प्रदेश बाहर के लोगों को नौकरी देने वाला राज्य बने। ऐसे स्टेट की कल्पना हमारे मन में है और ये हमारी सरकार करके रहेगी। हम यही कामना करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आपने जो संकल्प लिया है, प्रण किया है, वो चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो, और उसमें मीडिया के रूप में 77 वर्षों की हमारी यात्रा के साथ हम क्या योगदान दे सकते हैं, संवाद के इसी मंच का यही उद्देश्य था। आप आए ब्रजेश पाठक जी अपने व्यस्त दिनचर्या के बीच और हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अमर उजाला के इस तरह के मंच पर ऐसी बातचीत आगे होती रहेगी। पुनः एक बार हम सभी की ओर से जोरदार तालियों के साथ ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद।